हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी से संबंधित ऐसे टॉपिक पर आधारित प्रश्न जहां से बच्चे अक्सर प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं और इसी के चलते बच्चों की माइनस मार्किंग होती है और उनका रिजल्ट नेगेटिव आता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो भी भाई बहन, आपके रिलेशन के दोस्त, जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए अपने बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। और हो सके तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठ जाइएगा, क्योंकि ऐसे यहां पर मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि चाहते हैं आप कि वर्दी आपके परिवार का हिस्सा बन जाए, वर्दी आपके परिवार के लिए रोजी रोटी दे, तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में कमेंट जरूर करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने संधि से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि एकैक, यहां पर दो मात्रा है, एकैक में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए कह रहा है कि गुण संधि है, वृद्धि है, यण है या फिर अयादी संधि है। तो कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, जैसा कि आपको बताया जाता है कि जहां पर दो मात्राएं आपको देखने को मिले वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। और जहां पर एक मात्रा आपको देखने को मिलती है वहां पर गुण संधि हो जाती है। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी के साथ में सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, यही आपके लिए धोखे का कारण बनता है। बताया जाता है कि एक मात्रा तो गुण और जहां पर दो मात्राएं हैं तो वहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। पर देखिए, जैसे मैं बोलता हूं महेश, तो महेश में एक मात्रा है तो आप कहेंगे कि गुण स्वर संधि है सर, गुण स्वर संधि है। मैं बोलता हूं मनोरथ, तो आप बोलेंगे कि इसमें भी गुण स्वर संधि है। नहीं, यही आपका प्रश्न गलत हो जाता है और आपका सिलेक्शन यहीं पर रुक जाता है। मनोरथ में संधि है बेटा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होती है, देखिए इसका जो विच्छेद होगा वो होता है मनः धन रथ। ठीक है, तो हमको जो बताया जाता है वो गलत नियम बताया जाता है, याद रखिएगा। वो हर जगह लागू नहीं होता। जो एक मात्रा का दो मात्रा का नियम है वो हर जगह लागू नहीं होता। वो यहीं पर प्रश्न गलत करवा देते हैं जो अदर टीचर। यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ना रुके तो आज के इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही मैं जो आपके एग्जाम के लिए अवरोध हैं ऐसे प्रश्नों को लेकर आता हूं। तो वीडियो को पूरा देखें और फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा। चलिए तो समझते हैं आज के यहां पर संधि क्या है। और इसके देखिए, आज जो हम संधि में समझने वाले हैं वो गुण स्वर संधि को कवर करेंगे। इसके बाद में जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम देखेंगे व्यंजन संधि, और इसके बाद में जो आपका अगला प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि संधि क्या होती है। आंसर जो हमारा गया है ऑप्शन बी के साथ में गया है। एकैक के साथ में कौन सी संधि होती है? वृद्धि स्वर संधि होती है। चलिए, तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं कि संधि होती क्या है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। संधि में होता है बेटा विच्छेद और समास में होता है विग्रह। यहीं पर हम प्रश्न गलत कर देते हैं। समास में क्या होता है? विग्रह। यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जबकि समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण करना। याद रखिएगा, संधि में होता है विच्छेद और समास में क्या होता है? विग्रह होता है। जो आपकी संधि है वो तीन प्रकार की होती है, मुख्यतः तीन प्रकार की संधि होती है। एक तो होता है आपका स्वर संधि, और जो दूसरा प्रकार है वो होता है व्यंजन संधि, तीसरा जो प्रकार है वो होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो जो आज हमें समझना है वो है स्वर संधि। स्वर संधि में जो पहली संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या होता है, इसको यदि आपने समझ लिया तो आज के बाद दीर्घ संधि से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। दीर्घ संधि के लिए एक संस्कृत में सूत्र है, होता है अकः सवर्णे दीर्घ, मतलब अक प्रत्याहार का यदि समान
वर्ण आता है तो वहां पर हो जाता है दीर्घ संधि। जैसे जो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो आते हैं आ, ठीक है, ई, उ, ऋ और लिरि। यदि आपने ये 5 वर्ण याद रख लिए तो आपका पूरा आपका स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा इन 5 वर्णों के आधार पर, चाहे वो गुण हो, चाहे वृद्धि हो, यण हो या फिर अयादि हो। तो याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यहां पर मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, केवल इतना बताऊंगा जो आपके लिए आवश्यक है और आपका एग्जाम में काम चल जाए। चलिए, तो देखिए, जब भी आ, ई, उ, ऋ, लिरि के बाद में जब भी समान वर्ण, जब भी क्या होते हैं समान वर्ण, बोला था मैंने अकह सवर्णे दीर्घा, तो जब भी आ, ई, उ, ऋ, लिरि के बाद में यही वर्ण इस तरफ आते हैं तो वहां पर हो जाता है दीर्घ संधि। जैसे मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं, उदाहरण है आपके लिए, जैसे मैं बोलता हूं भोजनालय, भोजनालय, तो देखिए भोजन जो इसका विच्छेद होगा वो हो जाएगा भोजन धन आलय। तो भोजन में क्या है, आपका आ आया है छोटा आ और आलय में आया है बड़ा आ। तो जब आ और बड़ा आ मिलते हैं तो क्या बनता है, इससे बड़ा आ बनता है। जब भी देखिए आ, ई, उ, ऋ, लिरि का समान वर्ण इधर आता है प्लस के बाद में, तो उसका क्या हो जाता है, दोनों का मेल होकर के दीर्घ बन जाता है। इसी को बोलते हैं हम दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा, इसके बाद में जो दूसरा आपका संधि है वो है गुण संधि। दूसरा जो संधि है वो है आपका गुण संधि। चलिए, तो गुण संधि क्या होती है, गुण संधि होती है, देखिए गुण संधि के समझने के लिए आपको यहां पर थोड़ा सा मैं एक देखिए चित्र टाइप का बनाता हूं ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। चलिए, तो देखिए गुण संधि के लिए क्या है, जब भी आ के बाद में आ के बाद में क्या होता है, ई आए, उ आए, ऋ आए और लिरि आता है। तो आ का जब ई के साथ में मेल होता है तो बनता है ए, आ का उ के साथ में मेल होता है तो ओ बनता है, और आ का लिरि के साथ में मेल होता है तो बनता है अर, आ का लिरि के साथ में मेल होता है तो बनता है अल। अब देखिए, आपको बताया जाता है कि एक मात्रा हो जहां वहां पे होती है गुण संधि। अब बताइएगा कि मात्रा है या नहीं है, बताइए। मात्रा नहीं है और मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर बताइए कि संधि कैसे पहचानेंगे आप यदि आपको बताया जाता है कि एक मात्रा हो वहां पर। चलिए, तो आपका जो उदाहरण है वो है महर्षि। महर्षि, इसका विच्छेद होगा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब बताइए मात्रा कहां पर है इसमें, एक ही। तो एक मात्रा हो तो बताया था कि आपका गुण है। अब जब मात्रा ही नहीं है तो बच्चा क्या है, प्रश्न को छोड़ेगा। यदि लगाता है, यदि तुक्का लगाता है तो प्रश्न को गलत करके आएगा, और गलत प्रश्न करके आता है तो दूसरे प्रश्न की आत्मा निकल जाती है। जो भी दूसरा प्रश्न है माइनस मार्किंग है, क्योंकि 0.5 की याद रखिएगा, और माइनस मार्किंग है। आप प्रश्न गलत करेंगे तो 0.5% आपका अगला प्रश्न का कट जाएगा नंबर, तो यहीं पर फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो देखिए महर्षि में क्या आया है आपका आ, बड़ा आ, और आ के साथ में जब भी ऋषि आता है, ऋरा आता है, तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या बनता है, अर बनता है। तो महर्षि में कौन सी संधि हो जाती है, गुण स्वर संधि हो जाती है। इसी प्रकार वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि क्या है समझिएगा, जो हमारा सही आंसर था वो वृद्धि संधि था। चलिए, तो देखिए वृद्धि संधि का जो रूल होता है, बताया मैंने कि इन्हीं अक्षरों के साथ में, जो मैं आपको वर्ण बताए हैं मैंने, इन्हीं के साथ में खेल खेलना है। जितने आपके स्वर वर्ण हैं इसी के साथ में खेल खेला जाएगा, कोई अदर वर्ड नहीं ले रहा हूं आपको। वो 5 वर्ड वो बताए थे मैंने, और 1-2 हैं जो आपको याद रखना है, इसके बाद में कोई सा भी याद नहीं रखना है। तो आ, और आ के बाद में यदि कोई ए आता है, ओ आता है और आय आता है, सॉरी एक मात्रा होती है, ठीक है, आय और औ। जब भी ये 4 वर्ण इसके साथ में आता है तो आ का ए के साथ में जब मेल होता है तो बनता है ए, आ का ओ के साथ में होता है मेल तो बनता है औ, और आ का ए के साथ में मेल होता है, आय के साथ में मेल होता है तब भी आय बनता है, और आ का ओ औ के साथ में मेल होता है तब भी क्या बनता है, औ बनता है। जिससे आपको 2 मात्राएं दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा कि बताते हैं कि वृद्धि में क्या है, 2 मात्राएं होती हैं। और जब देखिए
अब आपके उदाहरण क्या है, एकाइक, ठीक है। तो इससे क्या बनती है, दो मात्राएं। तो याद रखना है जो दो मात्रा का कारण होता है वो क्या होता है कि आ के साथ में ए के साथ में मेल होता है, आ का ओ के साथ में मेल होता है तो औ बनता है, आ का आय के साथ में मेल होता है तो क्या बनता है, तो भी आय बनता है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक उदाहरण है आपके सामने, मैं बोलता हूं सदैव। तो सदैव में कितनी मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं। तो देखिए इसका जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा सदा धन एव। तो देखिए यहां पर है आ, और आ के साथ में जब भी ए का मेल होता है तो क्या बनाएगा, आय बनाएगा, ठीक है। तो दो मात्राएं हो जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन बी यहां पर क्या था, सही आंसर था। चलिए अब देखिए यण संधि क्या होती है। यण संधि होती है कि जब भी ई, आप नोट करते चलिएगा, जो भी बताता चला जा रहा हूं नोट करते चलिएगा। चलिए तो ई, उ, रिरी और लिरी बाण के साथ में कोई असमान स्वर आता है, ठीक है, जैसे आ गया, बड़ा आ गया, ठीक है, असमान स्वर, ये बाण नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो जब आ का मान लीजिए यहां पर ई के साथ में मेल होता है तो क्या यहां पर बनता है, यण संधि में बनता है या। ऊ के साथ में क्या बनता है, असमान स्वर की बात की गई है मैंने, यही बाण नहीं, असमान स्वर कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऊ का बनता है वा, रिरी का बनता है रा और लिरी का बनता है ला, ठीक है। यण संधि के जो आपके लिए ट्रिक बताई जाती है कि या वा रा ला के साथ में कोई आधा वर्ण जुड़ा यदि आपको मिलता है तो वहां पे होती है यण संधि। तो ट्रिक भी साथ में देखेंगे और नियम को भी समझते हुए चलेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके सिलेक्शन का ये निवारण है। आपको यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए तो देखिए आपके सामने उदाहरण है, जैसे मैं बोलता हूं इत्यादि, इत्यादि। तो इसका जो विच्छेद होगा इति धन आदि। तो ई का आ के साथ में जब मेल होता है तो क्या बना है, या आया है, ये वाला या। तो यहां पर जो संधि होगी वो आपकी यण संधि होगी। अंतिम जो संधि बची है वो है अयादि संधि। मैं देखिए संधि का अलग से वीडियो नहीं ले पा रहा हूं, इसके लिए मुझे माफ करिए आप, लेकिन जो मैं कोशिश कर रहा हूं, देखिए यहां पर जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है इसमें फायदा है आपका, क्योंकि संधि कंप्लीट कर रहा हूं, साथ में देखिए छंद हो गया, जितना भी आपका टॉपिक है मुझे लगता है कि आपके ये टॉपिक सिलेक्शन में अवरोध पैदा कर सकते हैं। तो वो मैं सभी, आपकी कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपका जो भी डाउट है वो मैं यहां पर क्लियर कर सकूं, जहां पर भी आपको समस्या खड़ी हो रही है वो समस्या का समाधान कर सकूं। चलिए तो यण कंप्लीट हो गई। अयादि क्या होती है, अयादि संधि होती है, देखिए अयादि संधि होती है कि जब भी ए आए, ओ आए और सॉरी आए, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं आप यहां पर स्पेस कर लूं, थोड़ा सा जगह कम है मेरे पास में स्क्रीन पर, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है समझाने में आपको। चलिए तो देखिए जब भी देखिए ए, ओ, आए और आओ के साथ में यदि कोई भी स्वर आता है, ठीक है, कोई भी स्वर आता है, मान लीजिए कोई भी स्वर आ रहा है यहां पर, आ हो गया चाहे ई हो गया, कुछ भी आता है, तो ए का हो जाता है आए, ओ का हो जाता है आओ और आय का हो जाता है आय और आओ का हो जाता है आओ। क्या हो जाता है, आओ, ठीक है। तो ये था आपका अयादि संधि का नियम। और उदाहरण आपके लिए मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोलता हूं नयन, नयन उच्चारण करके देखिएगा, आय आ रहा है, आ रहा है नयन, अयन, ठीक है। तो ने का जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा ने धन अन। तो ने के साथ में क्या आया है, ए आया है और आ, तो ए और आ मिलकर के क्या बनाते हैं, आय बनाते हैं। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको लगा हो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियो है, आपकी मदद कर सकता है आपके सिलेक्शन में, आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है ये वीडियो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और जो भी बच्चा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है उन तक इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और पहला प्रश्न समझ में आया या नहीं आया आप कमेंट करके हमको बता दीजिए। चलिए जो भी आपकी परेशानी रहती है क्वेश्चन से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जो भी अगला प्रैक्टिस सेट होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसमें उससे संबंधित प्रश्न लूं और आपकी समस्या का समाधान करूं। चलिए तो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है
ए कह रहा है कि छप्पा छंद, बी कह रहा है कि हरि गीत का होगा, सवैया होगा या फिर रोला होगा। चलिए, तो 22 से 26 वर्ण होते हैं जिस छंद में, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा छंद होगा? छप्पय छंद होगा। और छप्पय छंद की बात करते हैं तो छप्पय छंद एक आपका कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। कैसा? वर्णिक छंद है। और छप्पय छंद में चरण की बात करते हैं तो कुल कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं। यहाँ पर छप्पय 6 चरण, ठीक है। इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, तो 22 से 26 कितने वर्ण होते हैं? 22 से 26 वर्ण होते हैं। चलिए, अब देखिए छंद क्या होते हैं और छंद से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न बच्चों से यहां से ज्यादातर गलत होता है, तो कौन कौन से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है? चलिए देखते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा इनको। सबसे पहले बात आती है कि छंद के जनक किसको बोला जाता है? तो आचार्य पिंगल को बोला जाता है। सभी बताऊंगा, हरि गीत का भी बताऊंगा, सवैया भी बताऊंगा, रोला भी बताऊंगा, बस धैर्य रखिएगा और जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आचार्य पिंगल को बोलते हैं छंद का जनक बोला जाता है, ठीक है। छंद की अंग की बात करते हैं तो देखिए बेटा, कुल छंद के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको भी समझ लीजिएगा। 8 के देखिए, एक तो हो गया चरण हो गया, ठीक है, वर्ण हो गया, मात्रा हो गया, क्रम हो गया, यति हो गया, गति हो गया, तुक हो गया, और 8वां जो है वो कौन सा होता है? गण। अब गण की बात करते हैं कि कुल गण कितने होते हैं। देखिए, जहां जहां से प्रश्न पूछ सकता है कि छंद में कुल कितने अंग होते हैं, तो छंद में बेटा 8 अंग होते हैं, याद रखिएगा। छंद में कुल कितने गण होते हैं, तो छंद में कुल कितने गण होते हैं? 8 होते हैं। दोनों सेम है, याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों से देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, गण नहीं समझ पाते कि अंग पूछा है, गण पूछा है। आंसर समान ही है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। और जो आपके छंद के अंग हैं वो कितने होते हैं? तो ये भी 8 होते हैं। चलिए, अब देखिए गण कौन कौन से होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, यगण, मगण, रगण, तगण, ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके गण। आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। चलिए, तो जो आपको पॉइंट समझने हैं अब वो मैं यहां पर बता रहा हूं कि कौन कौन से यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए, छंद की बात की है तो मैंने आपको बता दिए हैं कि जनक कौन है? आचार्य पिंगल को कहते हैं। और आचार्य पिंगल के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है छंद से संबंधित, वो है छंद शास्त्र। याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि पिंगल छंद शास्त्र किसकी रचना है? तो आचार्य पिंगल की रचना है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता किसको बोलते हैं, देखिए यहां पर प्रश्न अलग हो गया। बच्चों के दिमाग में रहता है कि छंद के जन्मदाता कौन है, तो उनके दिमाग में रहता है पिंगल है, आचार्य पिंगल है। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है कि लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता किसको बोला जाता है? तो महर्षि वाल्मीकि को। किसको बोला जाता है? महर्षि वाल्मीकि को बोला जाता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है, जिन्होंने रामायण की रचना की है, आप जानते ही होंगे। चलिए, तो देखिए मेरा जो काम है, यहां पर जो भी कंफ्यूजन पैदा हो रहा है आपको, चाहे वो छंद हो, संधि हो, उनका निवारण करना है। याद रखिएगा, ये वीडियो का जो उद्देश्य है मेरा बनाने का, वो यही उद्देश्य था, ठीक है। चलिए, तो जो छंद हैं आपके, वो कुल कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं 2 प्रकार के। एक तो मात्रिक छंद होता है और जो दूसरा होता है प्रकार, वो होता है वार्णिक छंद, ठीक है। मात्रा की गणना के आधार पर होते हैं मात्रिक छंद, उनको बोलते हैं, और जिनमें वर्ण की गणना करते हैं वो होते हैं वार्णिक छंद, ठीक है। जैसे आपका छप्पय छंद एक वार्णिक छंद है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जो मैंने बताया आपको कि एक तो मात्रिक छंद होता है, एक होता है वार्णिक छंद। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अब आप ध्यान से सुनेंगे जो भी मैं बोल रहा हूं। चलिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद होता है 3 प्रकार का। एक तो सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है और विषम मात्रिक छंद होता है। चलिए, तो देखिए यहां पर मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, इनके बारे में समझते हैं। कौन कौन से छंद से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इसको भी समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो आपको देखना है मात्रिक छंद में, वो है चौपाई। चौपाई कैसा एक मात्रिक छंद है, याद रखिएगा। कैसा छंद है? एक सममात्रिक छंद होता है चौपाई में कुल चरण पूछते हैं कि चौपाई में पूछा जाता है कुल कितने चरण होते हैं, तो याद रखिएगा चौपाई में होते हैं कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं होती हैं। यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न चौपाई से जो बनता है वो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, याद रखिएगा।
ठीक है। जो चौपाई होती है इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। मात्राएं की बात करते हैं तो कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। और चरण के अंत में आपको क्या मिलेंगे? 2 गुरु मिलते हैं। ठीक है। जैसे मैं एक चौपाई पढ़ता हूं, मैं बोलता हूं बंदौ गुरुपद पदम परागा, परागा। तो एक तो आपका ये गुरु हो गया और दूसरा गा का गुरु हो गया। ठीक है। तो 2 गुरु मिलते हैं अंत में और 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं, उसको बोलते हैं हम चौपाई छंद। दोहा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है दोहा। दोहा में होती हैं बेटा 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा रोला की बात करते हैं तो देखिए रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा सोरठा की बात करते हैं, सोरठा, तो सोरठा में भी आपकी 24 मात्राएं होती हैं। ये चारों को नोट कर लीजिएगा, दोहा, रोला और सोरठा, तीनों में होती हैं 24 मात्राएं। दोहा और सोरठा आपस में जस्ट विपरीत होते हैं। सोरठा का उल्टा माना जाता है दोहा को माना जाता है, दोहा का उल्टा माना जाता है सोरठा छंद को माना जाता है। जो दोहा है ये कैसा छंद है पूछा जाता है तो याद रखिएगा अर्ध सम्मात्रक छंद है। और दोहा में कुल चरण की बात करते हैं तो दोहा में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब देखिए विपरीत कैसे होता है सोरठा से, इसको समझते हैं। सोरठा से विपरीत कैसे होता है तो पहले दोहा को समझते हैं थोड़ा सा कि किस कारण से विपरीत होता है इससे सोरठा। चलिए देखिए, जो दोहा है इसमें 4 चरणों की बात की गई है, हमने 4 चरणों की बात की है। तो पहला चरण हो गया और तीसरा चरण। पहले और तीसरे चरण में जो दोहा में मात्राएं होती हैं वो होती हैं 13 मात्राएं। और जो दूसरा हो गया और चौथा चरण हो गया जिसको हम, ठीक है, तो सम में कितनी होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। विषम में होती हैं, विषम चरण में होती हैं 13 मात्राएं। लेकिन जो सोरठा होता है, सोरठा में होती हैं पहले और तीसरे में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में होती हैं 13 मात्राएं। ये इतना अंतर होता है, इसी कारण से दोहा को सोरठा का उल्टा बोला जाता है और सोरठा को दोहा का उल्टा माना जाता है। चलिए, सोरठा और दोहा दोनों कैसे छंद हैं? अर्ध सम्मात्र छंद होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। दोहा हो गया, सोरठा हो गया, बार बार उच्चारण कर रहा, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए कौन सा छंद है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कहां से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। छप्पा हमने समझ लिया। ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो है कौन सा? चलिए, हरिगीत का। तो हरिगीत का से प्रश्न कैसे देखिए पूछ सकता है कि जो हरिगीत का छंद है इसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है। विषम चरण और 16 और 12 पर इसमें क्या होती है? यति होती है। यह भी आप याद रखिएगा। अंत में आपको लघु और गुरु देखने को मिलेगा। किसमें? हरिगीत का में। ठीक है। गीत का की बात करते हैं, गीत का छंद, तो गीत का छंद में होती हैं 26 मात्राएं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। रोला मैंने आपको बता दिया है। सवैया, सवैया किसके फेमस थे? कमेंट कर दीजिएगा। तो सवैया की बात करते हैं तो देखिए रसखान के सवैया थे। बिहारी के द्वारा दोहा फेमस थे। ठीक है। बिहारी के द्वारा क्या लिखे गए थे? दोहा जो फेमस थे उनके। कितने दोहा लिखे थे ये कमेंट में बताइएगा। मैंने जो पिछले प्रैक्टिस सेट करवाए हैं वहां पर आपको ये प्रश्न कराया है। चलिए, तो जो अगला समझना है हमें वो भी देख लेते हैं। अगला है हमारा सवैया। जो सवैया है और एक इसी को आपको समझना है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कुंडलिया। कौन सा है? कुंडलिया। जो सवैया छंद है इसको बोलते हैं हम संयुक्त छंद बोला जाता है। संयुक्त मात्रक छंद बोलते हैं। इसको बोलते हैं सवैया छंद को। जो सवैया छंद होता है याद रखिएगा ये किस किस से मिलकर बना होता है? रोला से बना होता है। और देखिए मैं बोलता हूं कि जो सवैया है इसको बोलते हैं हम संयुक्त मात्रक छंद। तो संयुक्त कौन बोलते हैं? क्योंकि ये 2 छंद से मिलकर बना होता है। एक तो होता है रोला और जो दूसरा छंद होता है वो होता है उल्लाला। 4 चरण, प्रथम जो 4 चरण है वो होते हैं रोला के और जो अंतिम 2 चरण है वो किसके होते हैं? उल्लाला के होते हैं। ये हो गया आपका सवैया। कुंडलिया, कुंडलिया भी एक आपका कैसा छंद है? संयुक्त छंद है। जो 2 छंदों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका दोहा हो गया और जो दूसरा है वो है रोला। रोला और दोहा की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि दोहा में भी 24 मात्राएं होती हैं, रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं। जो आपका कुंडलिया छंद है इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। इसके पहले मैंने छप्पाई में भी बताया था कि इसमें भी 6 चरण होते हैं। ठीक है। तो जो कुंडलिया है इसमें 6 चरण होते हैं और जो प्रथम 2 चरण हैं वो होते हैं दोहा के और जो अंतिम के 4 चरण हैं वो होते हैं रोला के। ये आपके छंद कंप्लीट हो गए। मुझे लगता है कि इसके
आगे यहां से प्रश्न नहीं बन सकता है। जो मुझे जरूरी लगा वो मैंने आपको बता दिया है। इतने शब्द जो मैंने यहां पर आपको बताए हैं, जो इंपोर्टेंट बताए हैं, यदि आपने नोट कर लिए, नोट नहीं किए हैं तो ध्यान से सुने हैं, तो आपका प्रश्न निश्चित रूप से सही होगा एग्जाम में। चलिए, इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए कह रहा है कि उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है और रूपक अलंकार है। तो कमेंट कर दें, सभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट जरूर कर दें। कमेंट करेंगे तो आपके प्रश्न करने की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में आपके पास समय कम होता है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रश्नों को छोड़कर आ जाते हैं, उनके पास समय की कमी पड़ जाती है। तो जब भी जितने से ज्यादा आप प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपकी प्रश्न करने की गति बढ़ेगी। चलिए कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम में कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार होगा। तो प्रतीप अलंकार क्या होता है? देखिए प्रतीप का जो अर्थ होता है वो होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा। ठीक है, देखिए जो प्रतीप अलंकार है क्या होता है कि जहां पर भी उपमा के अंगों में क्या है, उलट फेर करके उपमान को ही उपमेय बता दिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। देखिए एक बार और सुन लीजिएगा, जहां पर भी उपमा के अंगों में उलट फेर करके क्या कर दिया जाए, उपमान को क्या बता दिया जाए? उपमेय बता दिया जाए, वहां पर क्या कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। जो प्रतीप अलंकार होता है इसको उपमा अलंकार का उल्टा बोलते हैं। ठीक है, उल्टा अलंकार माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जा रही। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही है। तो यहां पर उपमेय को क्या बता दिया जाता है? उपमेय बता दिया जाता है। जैसे उदाहरण के थ्रू समझिएगा थोड़ा, चलिए समझाता हूं। देखिए जो यमुना जी का जल है, यहां पर यमुना जी का जो जल है इसकी तुलना किससे की गई है? राम जी के श्याम शरीर से की गई है। राम जी के श्याम शरीर से तुलना यमुना के जल की गई है। ठीक है, तो यहां पर जो उपमेय है वो है कौन सा? उपमेय कौन है? यमुना का जल है। और जो शरीर है राम जी का, श्याम शरीर है, वो क्या है? उपमान मान लिया गया है यहां पर। जबकि जो शरीर है राम जी का वो क्या था? वास्तविक में उपमेय होना चाहिए था, और जो यमुना का जल है वो होना चाहिए था उपमान। लेकिन यहां पर उल्टा हो जाता है, इसी के कारण यहां पर कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार होता है। उपमा अलंकार को समझते हैं क्या होता है? उपमा अलंकार होता है कि जहां पर अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किससे? दूसरे प्राणी की से की जाती है। जैसे मैं बोलता हूं चंद्रमुख, ठीक है, मैं बोलता हूं चंद्रमुख, मतलब यहां पर जो चंद्रमा है, सॉरी, जहां जो मुख है उसकी तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो जहां पर भी तुलना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। देखिए चलिए समझिएगा। उपमा अलंकार पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उपमा अलंकार देखने के लिए आपको ट्रिक भी बताई जाएगी, नियम भी बताए जाएंगे, ताकि आपका प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो, ये गारंटी है। चलिए देखिए जो उदाहरण है वो है ऊषा सुनहले तीर बरसाती। ऊषा सुनहले तीर बरसाती। देखिए इसमें जो लगा है वो योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, तो जहां पर भी जिस अलंकार में आपको योजक चिन्ह यदि आपको देखने को मिलता है तो वहां पर कौन सा अलंकार मान लेना? उपमा अलंकार मान लीजिएगा। ठीक है, जैसे जो पंक्ति है वो है ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। आपने सुनी होगी पंक्ति, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, सी उदित हुई। चलिए अब देखिए, एक तो है कि जहां पर आपको यह डैश मिलता है, दूसरा जो पहचानने का तरीका है इस अलंकार में, चलिए देखिए, एक तो मैंने जो आपको बताया है वो आपको नहीं, देखिए रूपक में भी डैश होता है, ये याद रखिएगा। रूपक अलंकार है उसमें भी डैश होता है, लेकिन जो उपमा अलंकार का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन मेरा जो क्या है कि मैं चाहता हूं कि आपका प्रश्न किसी भी प्रकार से गलत ना हो, आपको ट्रिक भी बताई जाए और एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर बताया जाए। जब आपको देखिए यहां पर डैश मिले और इसके अलावा यदि डैश नहीं है, क्योंकि देखिए डैश आपको रूपक में भी लगा मिलेगा,
लेकिन इसके अलावा देखिए कौन से शब्द मिलेंगे, सी, सम, समान, सरिस। यदि इस प्रकार के वर्ड आपको मिलते हैं तो वो वहां पर जो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जैसे आपका जो मैंने उदाहरण बताया है, ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी सी। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा उदाहरण आप सुन लीजिएगा, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। सम, इसमें क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो जहां पर भी सम, सी, समान और सरिस, ये 4 वर्ड यदि आपको देखने को मिलते हैं तो याद रखिएगा वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। यदि आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो है रूपक अलंकार। मैंने जो तरीका बताया इसमें क्या है, डैश मिलेगा आपको, याद रखिएगा। इसलिए बताया है क्योंकि देखिए डैश तो आपको जो उपमा अलंकार है वहां पर भी मिलता है, लेकिन जो डैश बताया जाता है वो रूपक में भी होता है। और रूपक में जो सबसे ज्यादा यदि आपको ट्रिक से समझना है तो वो है डैश के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि डैश लगा है वहां पर सम, सी, समान ऐसे वर्ड नहीं है तो वहां पर जो अलंकार होगा वो रूपक अलंकार होगा। इसमें क्या है, देखिए जो आपका उपमेय होता है उसको क्या है, उपमान के रूप में मान लिया जाता है। जैसे मैं बोलता हूं चरण कमल बंदो हरिराई, ये सबसे अच्छा उदाहरण है, चरण कमल। तो जो चरण है इनको किसकी संज्ञा दी जा रही है, कमल की संज्ञा दी जा रही है। तो जहां पर भी उपमेय को उपमान मान लिया जाए, क्या है, उपमेय को उपमान का रूप, सॉरी आई मिस्टेक, जहां पर भी देखिए डैश मिले आपको, और जहां पर भी क्या है बेटा, जैसे ये चरण है और चरण को क्या है, कमल मान लिया जाता है। ठीक है, कमल की संज्ञा दे दी गई तो वहां पर होता है रूपक अलंकार होता है। चलिए ये आपके यहां पर अलंकार थे। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच कड़ी बताना है आपको कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि किशोरी लाल गोस्वामी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, तीसरा कह रहा है कि बाल मुकुंद गुप्त है, और चौथा डी कह रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र है। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी कौन है, कमेंट कर दीजिएगा सही आंसर क्या होगा। चलिए तब तक मैं आपको कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। चलिए देखिए भारतेंदु युग के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, द्विवेदी युग के कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। जो इसका सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। इसके साथ में जाएगा, ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। चलिए अब देखिए इनकी रचनाएं देखते हैं। चलिए प्रताप नारायण मिश्र की बात करते हैं, तो ये किस युग से हैं, पहले तो आप ये देख लीजिएगा, ये है भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के। ठीक है, इसके अलावा देखिए इनकी जो रचना है वो है प्रेम पुष्पावली, ये पूछी जाती है, प्रेम पुष्पावली इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो भी यहां पर आपके सामने ऑप्शन है, कोशिश यही की गई है कि वही ऑप्शन यहां पर लूं मैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आप जो भी यहां पर रचनाएं मैं बता रहा हूं उनको नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये रचनाएं पूछी जाती हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रचना है। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी, तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है, इंदुमती। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी, यदि आपसे प्रश्न बनता है, पूछता है एग्जाम में कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो वो है, आप कहेंगे सर कि इंदुमती है। कौन सी कहानी है, इंदुमती है। इसके लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी है। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी किस युग से थे, भारतेंदु युग से थे, भारतेंदु युग से थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रणेता। ठीक है, द्विवेदी युग की देखिए इनकी जो रचना है, वो भी रचना तो ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो है, पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता था, सरस्वती पत्रिका। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता था, सरस्वती पत्रिका। ठीक है, तो वो किसके द्वारा किया जाता था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। बाल मुकुंद गुप्त की कौन सी रचना है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा गया है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे। ये किसकी रचना है, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु और द्विवेदी युग की बीच की कड़ी माना जाता है।
अब जो प्रश्न है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तो देखिए एक तो जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, और जो दूसरी है वो है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। इनकी पत्रिका की बात करते हैं तो एक तो है पत्रिका कवि वचन सुधा, और जो दूसरी इंपोर्टेंट है वो है हरिश्चंद्र मैगजीन। कवि वचन सुधा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। और हिंदी में भी, हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। और हरिश्चंद्र मैगजीन किसकी है, तो वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि तद्भव पत्रिका किसकी है, तो याद रखिएगा अखिलेश की। ये कुछ देखिए पत्रिकाएं थी जहां से प्रश्न बनते हैं ज्यादातर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए कह रहा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। कौन सा है? स्रोत, कीर्ति, सर्वोत्तम और संसारिक। चलिए, तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कीर्ति, जो कीर्ति का शुद्ध रूप है वो क्या है? छोटी ती होती है इसमें, कीर्ति। सर्वोत्तम, जो सर्वोत्तम का शुद्ध रूप है वो है आधा ता होता है इसमें। सर्वोत्तम में क्या होता है? आधा ता होता है, ठीक है। संसारिक, संसारिक में क्या होता है? जब भी एक प्रत्यय जुड़ता है, समझिएगा इस रूल को, जब भी एक प्रत्यय जुड़ेगा तो जो पहला अक्षर होता है वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा, एक मिनट, जो यहां पर हो जाएगा सांसारिक। क्या हो जाएगा? सांसारिक हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं समाज, तो समाज में जब भी एक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? सामाजिक। क्या जुड़ जाएगा? सामाजिक जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं प्रमाण, प्रमाण, तो जब भी एक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या हो जाएगा? जो पहला अक्षर होता है वो दीर्घ हो जाता है, याद रखिएगा, एक प्रत्यय के साथ में। तो इसका जो दीर्घ होगा वो क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सामाजिक हो गया, सांसारिक हो गया। जैसे प्रमाणिक है, बच्चों के दिमाग में रहता है कि प्रमाण जैसा होता है, तो प्रमाण से प्रमाणिक कैसा हो जाएगा? बस ऐसा हो जाएगा, पहला अक्षर वो लघु ही रखते हैं, लघु मात्रा रखती है इसमें, ठीक है। तो यहीं पर प्रश्न गलत हो जाता है। तो जो हमारा सही आंसर था ऑप्शन ए था यहां पर। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कोयले का व्यापार करना, बी कह रहा है कि व्यापार में घाटा होना, और सी कह रहा है कि झूठ बोलना, डी है ऑप्शन कि बुरे काम से बुराई मिलना। देखिए कोयला इतना काला होता है कि चाहे उसको कितना भी आप तोड़ें, फोड़ें, काटें, अंदर काला ही काला नजर आएगा। तो बुरे काम से क्या मिलती है? बुराई ही मिलेगी। बुरा काम करोगे तो आपको अच्छा ही नहीं दिखेगी वहां पर। तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, चलिए सुहाग के नुपुर के रचयिता बताना है आपको कौन है। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है कि निराला है, ऑप्शन बी मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, और ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, अमृतलाल नागर। देखिए इसके अलावा देखिए अमृतलाल नागर की एक रचना है मानस का हंस, मानस का हंस, और यह प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। और ज्यादातर प्रश्न एग्जाम जो होते हैं वहां पर रिपीटेड प्रश्न होते हैं, याद रखिएगा। तो मानस का हंस किसकी है? अमृतलाल नागर की है, तुलसीदास की जीवनी के आधार पर है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी? मानस का हंस, अमृतलाल नागर की रचना है। इसके अलावा सुहाग के नुपुर भी किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की है। निराला, तो निराला की रचना कौन कौन सी है? एक तो है देखिए अनामिका और परमल, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तुलसीदास। तुलसीदास रचना किसकी है? निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मोहन राकेश, तो इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस रचना है वो है आधे अधूरे। आधे अधूरे, आधे अधूरे क्या है? एक नाटक है, और ये रचना
कहां पर पूछी गई है? यूपी टेट में ये भी पूछी गई है, याद रखिएगा इसको। प्रेमचंद, तो प्रेमचंद की कौन कौन सी है? कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि हो गया। जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है एक तो वो सेवा सदन है, ठीक है, कौन सी है? सेवा सदन, ठीक है। दो बैलों की जोड़ी, ये भी किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। इसके अलावा देखिए मंगलसूत्र, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इनकी अधूरी रचना थी। और ये प्रश्न बनता है कि प्रेमचंद की कौन सी रचना अधूरी थी? वो थी मंगलसूत्र, याद रखिएगा, ये प्रश्न बना हुआ है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, शांति दूत में कौन सा समास है? तो आज मैं आपके सामने ऐसे, देखिए मैंने बताया है कि आपका जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है आपके एग्जाम के लिए। यदि आप इस प्रैक्टिस सेट की डोर पकड़कर आप अपने एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो जरूर पकड़िएगा, ठीक है। आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्पफुल है। तो शांति दूत में कह रहा है कि कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है और कर्मधारय है। तो शांति दूत, जब भी इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शांति का दूत, शांति का दूत, ठीक है। तो यहां पर संबंध क्या हो जाएगा? संबंध कारक। जो का होती है वो आपकी संबंध कारक की विभक्ति होती है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो तत्पुरुष, शांति का दूत में कौन सा यहां पर समास है? वो है आपका संबंध तत्पुरुष है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि जो आपका समास है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। कोई जब विशिष्ट अर्थ निकल के आता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मैं बोलता हूं चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चार हैं भुजाएं, उसको क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु, ठीक है। भगवान विष्णु, जिसकी चार हैं भुजाएं उनको क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु। तो जिसकी चार हैं भुजाएं, चतुर्भुज का अर्थ यहां पर क्या निकल रहा है? एक विशिष्ट अर्थ निकल रहा है, अर्थात भगवान विष्णु। यहां पर भगवान विष्णु पर बात जा रही है, तो यहां पर जो समास होगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो और एग्जाम है वो भी देख लीजिएगा बहुब्रीहि से संबंधित, जैसे पतझड़। पतझड़, तो पतझड़ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। जिस मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं क्या बोलते हैं उसको? बसंत मौसम। क्या बोलते हैं? बसंत का मौसम होता है ना, जब पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ पौधों के। तो पत्ते झड़ जाते हैं जिस ऋतु में, उस ऋतु को क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु बोला जाता है। तो पतझड़ में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मैं बोलता हूं त्रिलोचन, तीन आंखें जिसकी, अर्थात भगवान शिव, ठीक है। तो यहां पर जो त्रिलोचन में समास होगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए द्वंद्व की बात करते हैं। तो द्वंद्व, जैसे मैं बोलता हूं माता पिता, द्वंद्व में प्रथम पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे माता और पिता, यहां पर आपको योजक चिन्ह मिलता है, वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ठीक है। कर्मधारय की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पर आपको तुलना देखने को मिलती है, जहां पर भी विशेषता देखने को मिलती है, ठीक है, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको चंद्रमुख, तो यहां पर जो मुख है उसकी तुलना किसके साथ में की गई है? चंद्रमा के साथ में, तो हो जाएगा चंद्रमुख, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल एक लाइक जरूर कर दें वीडियो को। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे वो जीके हो और चाहे हिंदी, दोनों विषय से संबंधित हमारे चैनल पर आपकी तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। चलिए, तो दुपट्टा में समास बताना है कि दुपट्टा में कौन सा समास है। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जहां पर भी प्रथम पद संख्यावाची आपको देखने को मिलता है वहां होता है द्विगु समास। जैसे मैं बोलता हूं तिराहा, तो प्रथम पद क्या है? यहां पर संख्यावाची है। मैं बोलता हूं चौराहा, मैं बोलता हूं चारपाई, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर द्विगु समास से प्रश्न गलत कहां होता है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि द्विगु समास से प्रश्न कहां पर गलत होता है आपके एग्जाम में। जो सही आंसर था वो था द्विगु समास। एक देखिए यहां पर उदाहरण लेता हूं मैं, वो है नवगंगा। कौन सा है? नवगंगा। चलिए
तो आप कहेंगे, मैं पूछता हूं आपसे कि नवगंगा में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे कि नवगंगा में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। यहीं पर हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। याद रखिएगा, यदि आपको यह बताया जाता है एग्जाम में कि द्विगु समास वो होता है जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो साथ में यह भी बताया जाना चाहिए कि इस समास का अपवाद कौन सा है। पढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि दोनों पक्षों पर बात की जाए, सही क्या है गलत क्या है, और जब यही मालूम नहीं होता है तो प्रश्न गलत कर देते हैं आप लोग। तो देखिए नवगंगा में जो समास होगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास होता है। जहां पर भी देखिए गंगा हो गया, यमुना हो गया, नदियों के पहले यदि आपको संख्या देखने को मिल रही है तो वहां पर जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा। और इसी तरह से देखिए जो अव्ययी भाव समास है बड़ा ही खतरनाक समास है। अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, प्रथम पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे मैं बोलता हूं यथाशक्ति, ठीक है, तो यथाशक्ति में जो यथा है वो क्या है, आपका अव्यय है, यथा, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास है जो बड़ा ही खतरनाक है। खतरनाक क्यों है, एक तो मैंने आपको बताया कि नवगंगा, जहां पर भी नदी शब्द आ रहा है, जैसे नदी है, कोई भी नदी है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र, जो भी नदियां हैं, उसके पहले यदि आपको संख्या देखने को मिलती है तो वहां पर जो समास होता है वो होता है द्विगु समास। और आपको बताया जाता है कि संख्या वाला जो समास है वो होता है द्विगु समास। लेकिन जहां पर भी आपको नदियों के पहले जो संख्या देखने को मिलती है वहां पर, सॉरी मैं द्विगु बोला था, माफ कीजिएगा, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए द्वंद्व से प्रश्न बनता है। द्वंद्व से मैं बोलता हूं माता पिता, तो आपको बताया जाता है कि माता पिता में डैश लगा हुआ है, यहां पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये योजक चिन्ह के आधार पर आपको बता दी जाती है जानकारी कि यहां पर जो समास होगा वो द्वंद्व समास होगा। लेकिन जो द्वंद्व समास है इसमें क्या है, विलोम होना चाहिए। जैसे माता, उसका विलोम क्या हो जाएगा, पिता, भाई बहन, विलोमार्थक शब्द होने चाहिए यहां पर। कैसे होने चाहिए, विलोम अर्थक शब्द जहां पर, ठीक है। लेकिन देखिए इसके अलावा जो आपका अव्ययी भाव का प्रश्न है वो आपको डिस्टर्ब कर देता है। द्वंद्व समास के समान ही उसके उदाहरण होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं रातों रात, रातों रात, तो रातों रात में कौन सा समास होगा, रातों रात में समास होगा वो है अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा यहां पर समान शब्द है, और जो यहां पर समान है वो है विलोमार्थक अर्थ में, ठीक है, विलोम के अर्थ में है समास यहां पर शब्द। तो यहां पर हम गलती कर देते हैं। एक तो जैसे आपका नदियों से संबंधित है, बार बार बता रहा हूं, याद रखिएगा, नोट नहीं किया है तो नोट कर लें आप। जो आपकी नदियां से संबंधित यदि आपसे प्रश्न पूछा है उसमें संख्या है पहला पद, तो याद रखिएगा वहां पर जो समास होगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। और यदि आपके जो यहां पर समान शब्द दिए गए हैं और योजक चिन्ह लगा हुआ है वहां पर, तो वहां पर जो समास होगा आपका अव्ययी भाव समास होगा, ना कि द्वंद्व समास। तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रश्न गलत करते हैं बच्चे। चलिए चलिए जो अगला प्रश्न है, देखिए आज का जो वीडियो है कोशिश मैंने यही हमारे द्वारा यहां पर की जा रही है कि जितने भी आपके डाउट बन रहे हैं, जो आपको नहीं बताया जा रहा है अन्य क्लासों में, जो भी यूट्यूब पर अपने वीडियो चला रहे हैं टीचर्स, उनके द्वारा आपको ये जानकारी नहीं दी जा रही है। जो उनके द्वारा नहीं बताया जा रहा है वो मैं बताऊंगा आपको यहां पर। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको उचित समय पर हमारी वीडियो मिल पाएगी। जब तक आपको वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी चीज गलत है। क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो अदर टीचर हैं, वो आपको बता रहे, वो अपने चैनल पर क्या करते हैं, आपके लिए 100 प्रश्न कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं, 100 प्रश्न लाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। 100 प्रश्न करा के चले जाते हैं और एक भी प्रश्न आपके लिए अच्छे से नहीं समझाते कि क्या इसमें सही है करने के लिए और क्या गलत है जो आप ना करें प्रश्न में। तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ठीक है। जब भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड की जाती है आप सही समय पर उसको देख लें ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो सके, ठीक है। चलिए एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके पास समय थोड़ा कम है। चलिए अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि वीर या आला छंद, बताइएगा कौन सा छंद है, मुक्त छंद है, वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कर दीजिएगा सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीर और आला छंद कौन सा छंद है, मात्रिक छंद है।
जो बीर या आला जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा देखिए एक दूसरा भी नाम है इसका आला छंद का, जो सबसे देखिए पूछ लिया जाएगा। देखिए एक तो बीर छंद पूछ सकता है, आला छंद पूछ सकता है, और जो इसका तीसरा नाम है वो है मात्रिक छंद, सॉरी मात्रिक सवैया, मात्रिक सवैया छंद। ठीक है, ये है इसका तीसरा नाम। अब तीनों नाम से यहां पर प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। आला छंद से भी प्रश्न बन सकता है। अब आला छंद से प्रश्न पूछेगा, किसी बच्चे ने पढ़ा है बीर छंद तो प्रश्न गलत करके आ जाएगा, किसी ने पढ़ा है मात्रिक सवैया छंद, प्रश्न बन गया मात्रिक, वहां पर जो शब्द दिया गया है मात्रिक सवैया दिया गया है, तो यहां से भी प्रश्न गलत कर जाएंगे आप। तो बेटा ये कोई पेड कोर्स नहीं है, आपको पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, यहां पर बिना पैसों को आपको ये सारी जानकारी दी जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहां पर कौन कौन से पॉइंट हैं जो बीर छंद से संबंधित हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीर छंद की बात करते हैं तो ये कैसा छंद है? सममात्रक छंद है। पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकता है आल्हा छंद से, कैसा छंद है पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे सर कैसा छंद है? सममात्रक छंद है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जो आपका बीर या फिर जिसको हम आला छंद बोलते हैं, इसमें कुल मात्राएं कितनी होती हैं? तो कुल मात्राएं होती हैं 31 मात्राएं होती हैं। 16 और 15 पर क्या होता है? यति होती है, याद रखिएगा। 16 और 15 पर यति होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका उदाहरण आपके सामने मैं बोलकर बताता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है अपने पास। तो देखिए जो उदाहरण है वो है आला छंद से संबंधित, आपने शायद सुना भी होगा इसको, बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल है कि 12 बसलो कूकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जिये, आगे जीवन को धिक्कार। अब देखिए जो लास्ट के बाण हैं इन पर आपको फोकस करना है। मैं बोलता हूं कि 12 वर्ष लो कूकर जिये, तो यति पर जो आपका शब्द आ रहा है वो है जिये। ठीक है, और जो लास्ट में जो वर्ड आ रहा है वो 13 लो जिये सियार, सियार। अब देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूं, यहां पर समझिएगा। जिये, तो जिये में यहां पर क्या हो जाएगा, कौन कौन सी मात्राएं होती हैं? एक तो यहां पर गुरु हो जाएगा, सॉरी ये भी गुरु हो जाएगा और ये भी गुरु हो जाएगा। तो देखिए जो बीर या आला जो छंद है, इसका जब यति आता है तो वहां पर आपको 2 गुरु देखने के लिए मिलेंगे, और जो आपका दूसरा चरण होता है इसके लास्ट में जो देखने को मिलेगा, एक गुरु देखने को मिलेगा और एक मिलेगा आपको लघु देखने के लिए मिलेगा। तो ये है बीर या आला छंद। बताइए अब प्रश्न आप यहां से गलत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चरण की बात करते हैं तो देखिए कुल इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विषम चरण में मैंने आपको बताया है कि यहां पर कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। जैसे पहला और तीसरा हो गया, इसमें पहला चरण हो गया, और तीसरा इसमें 16 मात्राएं होती हैं। और जो आपका सम चरण है इसमें 15 मात्राएं होती हैं। जो आपका यति है, यति पे आपको 2 गुरु मिलेंगे, और जो आपका दूसरा जो चरण है और चौथा चरण है, अंत में आपको क्या मिलेंगे? एक मिलेगा आपको गुरु और एक मिलेगा यहां पर लघु। ये थे आपका बीर या आला से संबंधित सभी पॉइंट जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए पूरा बिल्कुल एक एक गुर्दा निकाल के रख देंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, यदि आप स्किप करते हैं या छोड़कर जाते हैं कहीं पर भी तो आपको ही घाटा होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि हिंदी साहित्य का 9वां रस, 9वां, ठीक है, 9वां रस कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि वत्सल है, भक्ति है, शांत है या करुण रस है। चलिए तो कमेंट कर दीजिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। 9वां रस पूछा गया है कि कौन सा है 9वां रस, चलिए बताइएगा। तो देखिए जो 9वां रस है वो कौन सा है? शांत रस है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो 9वां रस है वो है शांत रस। चलिए अब देखिए यहां पर रस से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहला तो है, देखिए पूछता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। एक जो रचना पूछी जाती है वो रस से संबंधित है। कैसे है मैं बता रहा हूं। चलिए देखिए यहां पर नाट्य शास्त्र पूछता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा भरत मुनि ने। भरत मुनि ने। भरत मुनि कौन थे? रस के जनक। ठीक है, रस के जनक किसको बोला जाता है? भरत मुनि को बोला जाता है। ठीक है, और भरत मुनि की जो रचना है वो है नाट्य शास्त्र। अब देखिए प्रश्न यहां से दूसरा कैसे बन सकता है जो आपसे घुमा फिराकर प्रश्न पूछ सकता है। मैंने पूछा है आपसे कि यहां पर हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है,
तो आपने बता दिया कि हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वो है शांत रस। ठीक है, अब देखिए प्रश्न यहां पर जो दूसरा बन सकता है वो कैसे बन सकता है, पूछ सकता है कि भरत मुनि ने रसों की कुल कितनी संख्या मानी है। तो भरत मुनि ने बेटा रसों की संख्या मानी है, 8 संख्या मानी है। इसके अलावा देखिए दंडी की बात करते हैं तो आचार्य दंडी ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। यह प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों को जो मालूम होता है कि कुल रसों की संख्या कितनी है, तो उनको मालूम है कि कुल रसों की संख्या है 9, और वो आंसर लगा के क्या आते हैं, 9 ही लगा कर आएंगे। जबकि इसका जो आंसर होता है वो कि भरत मुनि ने कितनी रसों की संख्या मानी है, 8 मानी है, तो सही आंसर 8 होता है। दंडी ने कितनी मानी है, 8 मानी है। ठीक है, अब देखिए जो शांत रस है, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। मैंने बताया कि आपका जो हिंदी साहित्य का 9वां रस है वो है शांत रस। तो उपदत्त ने बताया है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, वो है शांत रस। किसने बताया है, उपदत्त ने, याद रखिएगा। दंडी ने 8 बताए हैं, भरत मुनि ने 8 बताए हैं, उपदत्त ने कितने बताए हैं, 9 रस बताए हैं, 9वां रस बताया है। कौन सा बताया है, शांत रस बताया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए प्रश्न हर बार जो आपसे पूछते हैं, जो टीचर्स लोग लाते हैं आपके सामने प्रश्न, कैसे लाएंगे कि भक्ति का स्थायी भाव क्या होगा, करुण का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए प्रश्न इसके अलावा भी पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जब आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो आप बस प्रश्नों को ऐसे ही तुक्का लगाकर आते हैं और आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो करुण की बात करते हैं तो करुण का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक, शांत का होता है निर्वेद, भक्ति का होता है रति, और वत्सल का क्या होता है, वात्सल रति। अब देखिए रति 3 जगह पर प्रयोग किया जाता है। रति स्थायी भाव 3 जगह पर प्रयोग किया जाता है। एक तो जो रति होता है वो होता है दाम्पत्य रति, जिसको हम श्रृंगार रति भी बोल सकते हैं। श्रृंगार रस का भी आपने सुना होगा। श्रृंगार रस के जो स्थायी भाव होता है वो कौन होता है, रति होता है। ठीक है, तो एक तो जो श्रृंगार है उसका रति होता है। वत्सल का क्या होता है, रति। वत्सल का मतलब होता है यहां पर जो रति होता है वो प्रेम रति होता है। ठीक है, कौन होता है, प्रेम रति। जो भक्ति का होता है वो भक्ति रति होता है। ठीक है, 3 प्रकार हैं रति के। और जो तीसरा है वो कौन सा है, श्रृंगार रति होता है। श्रृंगार के 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार हो गया और वियोग श्रृंगार हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए रति का मतलब क्या होता है, रति का मतलब होता है आनंद लेना, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो देखिए श्रृंगार में क्या होता है, जो भी जोड़े होते हैं, नायक नायिका होती हैं, उनके बीच में प्रेम का वर्णन किया गया है। तो जब प्रेम होगा तो वहां पर आनंद भी होगा। ठीक है, वत्सल में क्या होता है, वत्सल में भी प्रेम की अनुभूति होती है। तो वत्सल से संबंधित जो रति होता है वो कौन सा होता है, प्रेम रति। और भक्ति में भी आनंद की अनुभूति होती है, तो वहां पर होता है भक्ति रति। चलिए, मुझे नहीं लगता कि इससे आगे प्रश्न बनेंगे। हाँ, एक और है, चलिए वो बताता हूं मैं। वैसे जो पिछले प्रैक्टिस सेट रहे हैं वहां पर भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी है कि जो यदि आपसे पूछता है कि कुल कितने रस हैं तो वो है 9 रस। और यदि आपसे पूछता है कि कुल रस के अंग कितने हैं, 4 अंग होते हैं। ठीक है, एक तो विभाव, अनुभाव, ठीक है, स्थायी भाव और संचारी भाव। तो 4 अंग होते हैं रस के, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि बच्चे 9 लगा करके आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस रचना के लिए हुआ था, पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि रश्मि रति के लिए, परशुराम की प्रतिज्ञा, कुरुक्षेत्र, या फिर उर्वशी के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था, तो उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ था। अब देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो साहित्य से संबंधित कौन कौन से पुरस्कार हैं यहां पर आपको देखना है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जहां से एक तो होता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो दूसरा पुरस्कार है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और जो तीसरा पुरस्कार है वो है सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। यह हिंदी में प्रश्न बनता है यहां से। ठीक है, याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान। एक हो गया आपका साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान, और जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है जो आपकी संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं दर्ज हैं
तो इन 22 भाषाओं में यदि कोई भी व्यक्ति लेख लिखता है, भारतीय व्यक्ति, तो उसको जो पुरस्कार दिया जाता है वो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है? ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से कैसे बनता है ये भी हम देख लेंगे, क्योंकि कोई भी चांस नहीं छोड़ना है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके बारे में देखते हैं कि देखिए रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया था, लेकिन पूछा जाता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले भारत में किस व्यक्ति को दिया गया था? तो याद रखना है आपको जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। याद रखिएगा किस भाषा के लिए दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में। और किस भाषा के लिए दिया गया था? तो मलयालम में लेख लिखने के लिए दिया गया था, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं हिंदी से कि हिंदी में पहला पुरस्कार, पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो याद रखना है आपको सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था? तो चिदंबरा के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर हमें समझना है कि जो पॉइंट आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकते हैं, इसके सिमिलर जो प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, जैसे रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, तो पूछ सकता है आपसे कि पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो किस रचना के लिए दिया गया था? चिदंबरा के लिए दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूछ सकता है किस वर्ष दिया गया था? तो याद रखिएगा 1968 में दिया गया था। ठीक है, चिदंबरा के लिए हिंदी साहित्य का पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है सुमित्रा नंदन पंत जी के चिदंबरा के लिए दिया गया था। इनकी एक दूसरी भी रचना है, जैसे लोकायतन हो गया, पतझड़ हो गया। ठीक है, अनामिका नहीं, अनामिका तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा याद रखना है आपको कि इसके अलावा पहला दिया गया था पंत जी को, दूसरा किसको दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, हिंदी साहित्य में। जो तीसरा पुरस्कार है वो है दिया गया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये फुल नाम पूछा जाता है किसका है? तो अज्ञे जी का है। अज्ञे के लिए किस रचना के लिए दिया गया था? तो इनकी जो फेमस रचना है वो है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, याद रखेगा। और जो चौथा है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा, ठीक है, इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखेगा। तो महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए दिया गया था? तो याद रखेगा यामा। यामा इनकी एक रचना है जिसके लिए महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये कुछ यहां से पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में बन सकते थे, इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नोट कर लिए तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लेंगे इसका, और ध्यान से सुनते चलिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कहां पर हुआ है, बताइएगा। ऑप्शन ए कह रहा है आरजू में, जफर में, पढ़ाई में और खसरा में। तो देखिए उत्क्षिप्त ध्वनि कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए दो शब्द होते हैं, एक तो अड़ा हो गया और ढा। ठीक है, जो ढा होता है आपका, ये होती है डा और रा के मध्य की ध्वनि बोली जाती है इसको। जब भी इसका उच्चारण हम करते हैं तो जीभ पहले मूर्धा को टच करती है और इसके बाद में धड़ाम से नीचे आ जाती है, मतलब जोर के साथ में नीचे आती है। पूछा जाता है, ठीक है, तो मूर्धा से होता है इसका उच्चारण। ठीक है, याद रखिएगा, पहले मूर्धा को टच करती है और धड़ाम से नीचे आ जाती है झट्टे से। तो डा जो अड़ा है, जैसे मैं बोलता हूं लड़का, ठीक है, लड़की, इसमें क्या हुआ है प्रयोग? उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त वर्ण कितने होते हैं? दो होते हैं। जो ढ़ा होता है इसका महाप्राण माना जाता है ढ़ा को। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ाई में कौन सा है? अड़ा है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि मंदिर, मंदिरा, मंदिर और मंदिरा, मदरा नहीं है, याद रखिएगा। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि गुफा, बड़ा गुफा, देवालय, अश्वशाला, घर, सवारी, पूजा घर, पुजारी। तो देखिए मंदिर का अर्थ क्या होता है? देवालय, मतलब भगवान के रहने का स्थान को ही तो बोलते हैं ना मंदिर। और जो मंदिरा होता है इसका अर्थ होता है
घुड़शाला, घुड़शाला या फिर जिसको हम बोल सकते हैं अश्वशाला। तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि 33 होती है, 35 होती है, 36 है या फिर 37 है। तो जो संचारी भाव है मैंने बताया आपको कि रस के कुल कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। एक तो होता है विभाव, अनुभाव, ठीक है, स्थायी भाव, और जो चौथा है वो होता है संचारी भाव। तो संचारी भाव की संख्या कुल कितनी होती है, 33 होती है। तो ऑप्शन यहां पर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए संचारी भाव क्या होते हैं, ऐसे भाव जो रस, देखिए जो स्थायी भाव को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम संचारी भाव बोलते हैं। कैसे, देखिए जो आपके संचारी भाव हैं इनकी संख्या 33 है। देखिए कौन कौन से संचारी भाव हैं समझिएगा, यहां पर उदाहरण देता हूं। जैसे शंका, ठीक है, चिंता हो गया, ये आपका एक संचारी भाव है। जैसे लज्जा, ये क्या करते हैं, उद्दीप्त करते हैं किसको, स्थायी भावों को। तो उसको क्या बोलते हैं हम, संचारी भाव बोला जाता है। तो ऑप्शन यहां पर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ बताना है। कह रहा है बुरी आदत का शिकार होना पान खाने से, और झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, और एक साथ 2 लाभ होना। तो यहां पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कि खाने के लिए तो नहीं है रोटी, और फालतू में हम रॉयल एनफील्ड लेकर आ जाते हैं, तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए तो झूठा दिखावा करना को क्या बोलते हैं, इसका अर्थ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वृत्ति किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए जीविका, जीव, याचना, ये सभी। जीविका, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वृत्ति का पर्यायवाची क्या होगा, यहां पर जीविका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली होती है। खड़ी बोली बताना है कि किस हिंदी की बोली होती है, पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, या फिर पहाड़ी हिंदी की। तो देखिए आज कुछ ऐसा यहां पर हम समझ लेते हैं कि इसके बाद में यहां से प्रश्न आपसे गलत ना हो। बस आपको एक काम करना है कि यहां पर जो भी मैं बता रहा हूं आप नोट कर लें उसको, ठीक है। तो यहां से आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। चलिए तो पहली बात तो आती है कि खड़ी बोली। तो खड़ी बोली किसको बोलते हैं, खड़ी बोली बोला जाता है कौरवी को। जो खड़ी बोली है इसके जन्मदाता माने जाते हैं कौन, आमिर खुसरो। पूछा जाता है प्रश्न, ये प्रसिद्ध बहुत ही फेमस प्रश्न है हिंदी का। पूछा जाता है कि खड़ी बोली का जन्मदाता किसको बोलते हैं, आमिर खुसरो को बोलते हैं। आमिर खुसरो को देखिए बोला जाता है तूती-ए हिंद। तूती-ए हिंद किसको बोला जाता है, तो तूती-ए हिंद बोला जाता है आमिर खुसरो को बोला जाता है। ये कुछ पॉइंट यहां से। चलिए अब यहां पर जो समझना है कि आपका आंसर क्या होगा। मैंने बोला कि खड़ी बोली किस हिंदी में बोली जाती है, तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली कौन सी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है, और जो इसका दूसरा नाम है वो है कौरवी। अब देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी हिंदी आती है, कौन कौन सी बोली आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए जो आपकी अपभ्रंश है उससे विकास हुआ है हिंदी का, ठीक है। तो जो अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो आपकी होती है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा जो प्रकार है वो है अर्धमागधी अपभ्रंश, और जो तीसरा प्रकार है वो है मागधी अपभ्रंश। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए जो सौरसेनी अपभ्रंश है ये इसके बाद में 3 भागों में है, इसको हम बांटते हैं। एक तो होती है पश्चिमी हिंदी, दूसरा जो है वो है राजस्थानी हिंदी, और तीसरा प्रकार उसका होता है पहाड़ी हिंदी, ठीक है। जो अर्धमागधी होती है इसमें आती है पूर्वी हिंदी, और जो आपका मागधी हिंदी है इसके अंतर्गत आती है बिहारी हिंदी। तो चलिए एक एक देखते हैं यहां पर कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी हिंदी आती है। जो मैंने यहां पर आपको यहां पर प्रकार बताए हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, पूछा जाता है कि बुंदेली भाषा, बुंदेली जो बोली है वो किस के अंतर्गत आती है, किस हिंदी के अंतर्गत आती है, किस क्षेत्र की हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए देखिए पहली है आपकी ब्रज। जो ब्रज है वो किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा स्पेस कर लूं मैं यहां पर, इसके बाद बता रहा हूं। जो सही आंसर था हमारा वो था ऑप्शन ए। तो जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत आती है, एक तो आपकी ब्रज हो गई, दूसरी हो गई बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी। जो तीसरी है वो है
कौरवी, जिसको हम बोलते हैं खड़ी बोली, कौरवी। चौथी है कन्नौजी, ठीक है। जो कौरवी है ये कहां पर प्रचलित है सबसे ज्यादा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आपका मेरठ का एरिया है, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, दिल्ली, यहां पर ये आपकी कौरवी बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आती है पांचवा है, पांचवी कौन सी है, सॉरी छठवीं नहीं, पांचवी है ब्रज, बुंदेलखंडी, कौरवी, कन्नौजी, और जो पांचवा है वो है हरियाणवी, हरियाणवी। ये है आपकी जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी सबसे ज्यादा प्रचलित है? वो है भोजपुरी। आप भोजपुरी फिल्म देखते होंगे, आपने सुनी भी होगी भोजपुरी, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? एक तो आती है अवधी, अवधी, बघेली, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है कुमायूनी और गढ़वाली, ठीक है। दो लैंग्वेज आती हैं, दो यहां पर बोली हैं, एक तो कुमायूनी हो गया और गढ़वाली। तो ये है बोली जो किस, इनका क्षेत्र कौन कौन सा है इससे संबंधित है, ये आप नोट कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न बनता है आपके लिए, तो आप प्रश्न सही उत्तर देके जरूर आएंगे, इसका ये गारंटी मेरी है। चलिए चलिए देखिए, हिंदी की बात करते हैं। पूछा जाता है कि हिंदी का जो विकास है वो किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कहीं कहीं पर संस्कृत, यदि अपभ्रंश है और संस्कृत भी दिया गया है तो याद रखिएगा वहां पर सही आंसर होगा अपभ्रंश। लेकिन यदि अपभ्रंश नहीं दिया है तो आपका आंसर जाएगा, वो जाएगा संस्कृत की ओर, ठीक है। क्योंकि संस्कृत का सब, देखिए संस्कृत से कौन पहले जो भाषा बनी वो थी पाली, इसके बाद प्राकृतिक का विकास हुआ, प्राकृतिक से अपभ्रंश का हुआ, और अपभ्रंश से जो बनी है वो आपकी हिंदी थी। हिंदी पूछता है कि किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, यदि आपसे पूछता है कि जो देवनागरी लिपि है उसका विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि कहां पर सबसे पहले किसके अभिलेखों में देखने को मिली है? तो वो अशोक के अभिलेखों में देखने को मिली है। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। ये पूरा विश्लेषण है, आप जितने गहराई में जाना चाहते हैं उतना मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सही समय पर आपको सही ज्ञान मिल सके। चलिए, प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है नेहा, गाल, तमाचा, रमेश। तो देखिए रमेश, यदि आपने कारक पढ़े हैं, कारक यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट भी देखे हैं मेरे, तो मैंने कारक से संबंधित सभी आपको जो भी पॉइंट हैं, जो भी कारक होते हैं बस सब बताया है मैंने। तो देखिए कारक यहां पर जो समझना है, एक तो आपको कर्ता कारक समझना है और जो दूसरा है वो है कर्म। ये दोनों समझ गए तो समझ लीजिए आपका ये प्रश्न सही हो गया। कर्ता का जो विभक्ति होती है वो होती है ने, कर्म की विभक्ति होती है को, ठीक है। तो देखिए यहां पर रमेश ने, कर्ता यदि आपको तलाशना है तो सबसे अच्छा तरीका है कारक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कर्ता ने, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके गाल पर मारा तमाचा? नेहा के, ठीक है, या फिर नेहा को तमाचा मारा, बोल सकते हैं ना ऐसे कि नेहा के गाल पर मारा, ठीक है। और तो यहां पर जो हमारा कर्ता था वो कौन था? रमेश था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? मैंने आपको उदाहरण के थ्रू समझाया था अभी कि इत्यादि में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है, कह रहा है कि सॉरी विच्छेद है, यहां पर पूछ रहा है कि यहां पर, चलिए तो संधि भी बताऊंगा मैं आपको कि कौन सी संधि है। उदाहरण में ले चुका हूं आपको, जो आपका पहला प्रश्न था वो संधि से ही संबंधित था, ठीक है। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा इति धन आदि। ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर जो संधि होगी वो हो जाएगी आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? यण संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सकती हैं? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि अक्षर है, वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और देखिए यहां से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। चलिए देखिए हिंदी से संबंधित कह रहा है कि कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? तो स्वतंत्र रूप से जो बोली जाती है उसको बोलते हैं हम स्वर बोलते हैं, और जो स्वर की सहायता से बोली जाती है ध्वनि उसको बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। जो स्वर हैं, स्वर होते हैं आपके कितने?
दो प्रकार के, हिंदी में तो दो ही प्रकार हैं, संस्कृत में जो स्वर के प्रकार माने गए हैं वो तीन प्रकार माने गए हैं। एक तो जो आपका प्रकार है पहला वो है ह्रस्व स्वर, जो दूसरा प्रकार है वो है दीर्घ स्वर। ध्यान से सुनिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो होते हैं छोटा आ, ई, उ, ये वो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री हो गया, और इसके अलावा देखिए ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके होते हैं दीर्घ स्वर। तो स्वरों की संख्या यदि आपसे पूछता है कि कुल कितनी होती है, तो याद रखिएगा स्वरों की कुल संख्या होती है 11। ठीक है, देखिए जो तीसरा आपका स्वर है जो संस्कृत में दिया होता है उसको बोलते हैं प्लुत, और प्लुत जो स्वर होता है उस कौन सा होता है? ओम। बोलते हैं ना ओम का उच्चारण करो, तो जो तीसरा जो स्वर होता है वो होता है ओम। लेकिन आपको जानना है केवल यहां पर दो स्वर, एक तो ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्यंजन की। ठीक है, तो व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 43 है। सॉरी, जो व्यंजन की कुल संख्या है वो कितनी है? 33 है, और जो स्वरों की संख्या है वो है कुल 11 है। ये आपको याद रखना है। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो व्यंजन देखिए यहां पर एक तो जो आपका होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। देखिए थोड़ा सा स्पेस करके मैं आपको समझाता हूं। चलिए, तो जो सही आंसर था हमारा ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो व्यंजन वर्ण है, देखिए व्यंजन वर्ण को यहां पर कुल कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ण होते हैं, और स्वर के जो कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है अक्षर को या वर्ण को। अक्षर और वर्ण एक ही होता है, याद रखिएगा। मूल ध्वनि, ठीक है, अक्षर या वर्ण क्या होते हैं? वो मूल ध्वनि जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं अक्षर या वर्ण। चलिए, तो व्यंजन हम बात कर रहे थे व्यंजन के बारे में। तो जो व्यंजन का पहला प्रकार है वो है यहां पर स्पर्श। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। एक तो आपका का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, ठीक है, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, और पा वर्ग हो गया। जैसे का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा और अंग। ठीक है, ये 5 वर्ण का वर्ग के अंतर्गत है। इसी प्रकार से 5 वर्ण है सभी में। ठीक है, तो यहां पर कुल कितने स्पर्श व्यंजन? 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके बाद जो व्यंजन है कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिएगा। जो अगला है आपका वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है कि कितने अंतस्थ व्यंजन हैं, तो याद रखिएगा कुल कितने? 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। एक तो या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वा हो गया। जो आपका या और वा, ये दोनों व्यंजन को बोला जाता है अर्ध स्वर बोलते हैं हम। जैसे मैं बोलता हूं आई, तो आई को कैसा लिखा जाता है? ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन ई के जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं हम, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो अगला है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जिनके उच्चारण में सीटी की तरह आवाज निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 4। एक तो होता है जो पहला तालव्य सा, दूसरा होता है मूर्धन्य सा, तीसरा होता है दंती सा जिसका उच्चारण दांतों, ठीक है, जब जीभ दांत को टच करती है, ठीक है, जो भी ध्वनि आती है तो वहां पर कौन सा हो जाता है? दंती सा हो जाता है। और जो चौथा वर्ण है वो है ह। तो यहां पर 4 वर्ण है। कितने हैं? ऊष्म वर्ण की संख्या है 4, और जो आपके अंतस्थ वर्ण है उनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। इसके बाद जो अगला है आपका, याद रखना है, इससे बाहर नहीं होगा प्रश्न, बात सुन लीजिएगा ना, आपका रिवीजन हो रहा है, समझ लीजिएगा। इसके बाद जो वर्ण है वो उच्छिप्त, मैंने आपको बताया था पढ़ाई में। ठीक है, तो 2 वर्ण है उच्छिप्त वर्ण, एक तो अड़ा और ढा। ठीक है, 2 वर्ण है जिनको हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। मैंने बताया था कि डा और रा के मध्य का जो व्यंजन होता है उसको अड़ा बोलते हैं। ठीक है, अयोगवाह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं। तो जो हिंदी में अयोगवाहों की संख्या है वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। संस्कृत में इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, एक तो आपका अंग हो गया और आहा, ये 2 वर्ण होते हैं अयोगवाह वर्ण। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ में राइट आंसर चला जाएगा। चलिए, यदि आपसे पूछता है कि कुल हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 52। ये आपका लास्ट पॉइंट था, इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कि पुरुषवाचक, बी सार्वनामिक, और सी कह रहा है कि परमाणुवाचक, और डी है गुणवाचक विशेषण। विशेषण का भेद नहीं है। विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका गुणवाचक विशेषण, जैसे काला आदमी, ठीक है, हम बोलते हैं सांवला आदमी, नीला, पीला कोट, ये कैसे होगा? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जो दूसरा है वो होता है संख्यावाचक, जैसे मैं बोलता हूं देखिए संख्या, जहां पर भी मतलब संख्या का बोध होता है वहां पर होता है संख्यावाचक विशेषण। जो तीसरा प्रकार हो जाएगा इसका परिमाणवाचक। मैं बोलता हूं जैसे 4 किलो गेहूं, 4 किलो गेहूं, ठीक है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक। और जो चौथा है वो है सार्वनामिक। मैं बोलता हूं यह राधा का पेन है, तो यह आपका क्या है? सर्वनाम है। तो जो चौथा प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण। तो यहां पर आपको बताना है कि विशेषण का कौन सा भेद नहीं है। एक तो कह रहा है पुरुषवाचक, तो जो पुरुषवाचक है वो है किसका भेद? ये एक प्रकार है सर्वनाम का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। सर्वनाम की बात करते हैं तो देखिए सर्वनाम कुल 6 होते हैं, और ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोला जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए जो आपके सामने अगला प्रश्न है वो है सर्वनाम से संबंधित, इसलिए मैंने प्रश्नों को आगे स्किप कर दिया है। चलिए इतना ही बताया। चलिए अब समझते हैं यहां पर सर्वनाम के बारे में। जो प्रश्न है कह रहा है कि मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप शब्द क्या है? ऑप्शन ए निजवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, चलिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम है 3 प्रकार बताए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष है ये होता है मैं और हम। जो मैं और हम है ये होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष तू, तुम और आप, तू, तुम, आप, कौन से सर्वनाम होते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं यह, वह, ये होते हैं आपके अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम भी आपका 2 प्रकार का होता है। जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है इसमें दूरवर्ती के लिए शब्द प्रयोग करते हैं बे, और जो निकटवर्ती सर्वनाम है निश्चयवाचक, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके लिए प्रयोग करते हैं ये, ठीक है। अनिश्चितवाचक की बात करते तो हैं, इनका भी 2 प्रकार होता है। देखिए अनिश्चयवाचक में एक तो होता है प्राणीबोधक, जैसे मैं बोलता हूं कोई आदमी, ठीक है, मैं बोलता हूं कुछ वस्तुएं, ठीक है, तो ये होता है वस्तुबोधक। जो तीसरा है, जो आपका पहला है यहां पर ऑप्शन ए, वो है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम होता है आप। अब आप कहेंगे कि निजवाचक सर्वनाम भी आपने आप बताया और मध्यम पुरुष भी आपने आप बताया, लेकिन देखिए मध्यम पुरुष में मैंने जो आप बताया इसका अर्थ दूसरों के लिए होता है, लेकिन जब आपका अर्थ अपने लिए निकले, स्वयं के लिए निकले, वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए वाक्य लिखा है आपके सामने, कह रहा है कि मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। जब आपका अर्थ खुद के लिए निकले तो वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज बस इतने ही प्रश्न। कोशिश यही की गई आज के प्रैक्टिस सेट में कि आपको इतना दे दूं कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। यदि आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान लगाकर देख लिया तो मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं 99% तक आपके हिंदी में पूरे अंक आएंगे, यदि आपने आज का ये प्रैक्टिस सेट देख लिया। यदि नहीं देखा है तो जाइए देखिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जा रहा है वो आपको ताकि सही समय पर उपलब्ध हो जाए, आप अपना समय ना गंवा पाएं, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। कुछ ऐसे प्रश्न लाऊंगा अगले प्रैक्टिस सेट में जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।